हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। यहाँ पर हम दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं एक चित्र को। ये कौन सा चित्र है? तो ये शेरों वाला स्तंभ है, शीर्ष। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। हम यहाँ पर मानचित्र देख पा रहे हैं। मानचित्र है। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? इस चैप्टर के भीतर के जो भी सवाल हैं हम उन्हें चैप्टर खत्म करने के बाद लेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मानचित्र 5, मौर्य साम्राज्य, उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। तो यहाँ हम जितने भी देख पा रहे हैं, ये जो लाल डॉट से हैं वो अभिलेखों के प्राप्ति स्थल हैं और जो काले रंग के डॉट से लिखे गए हैं वो महत्वपूर्ण नगर हैं। जैसे कि ये उज्जैन है, ये तक्षशिला है, ये नगर हैं। ये पाटलिपुत्र है आदि। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है।
साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल अर्थात गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में क्या? यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है अर्थात लकड़ी से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। मधु अर्थात शहद। अशोक, एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों?
जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ 68 देखो। यहां पर हम मानचित्र में कलिंग को देख पा रहे हैं, तो यही है कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। यहाँ पर हम बाईं तरफ पढ़ पा रहे हैं कि उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। तो यह राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और यह एक नमूना है मूर्तिकला का। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है। बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए
उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये सब अ लिखा हुआ है। ये आरंभिक ब्राह्मी का अ है। ये देवनागरी लिपि में हम अ ऐसे लिखते हैं। ये बांग्ला भाषा में हम अ ऐसे लिखते हैं। मलयालम में हम अ ऐसे लिखते हैं और तमिल भाषा में अ ऐसे लिखा जाता है। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। अब हम यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द देख सकते हैं। साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धम्म। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ लिखी हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य की शुरुआत आज से 2300 साल पहले हुई थी। अब हम यहाँ पर मानचित्र देख पा रहे हैं रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। तो यहाँ पर ये जो लाल रंग का जो निशान बना हुआ है, लाल रंग से जो रेखाएं खींची गई हैं, ये एक मार्ग है जो दर्शाती है चीनी शासकों के नियंत्रण के ये क्षेत्र हैं। ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में था। वहीं ये मार्ग ईरान के शासकों के नियंत्रण में थे। ये जो लाल रंग के हैं ये ईरान, मतलब यहाँ पे जो रेड और ब्राउन करके है काफ़ी मिला जुला लग रहा है। ये सारे जो मार्ग हैं ये चीनी और ईरान के नियंत्रण में थे। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। ये जो व्यापार का मार्ग था। दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मानचित्र में पोडुका दक्षिण भारत में धूड़ो, अरिकामेडु का यह रोमन नाम था। तो हम यहाँ पर मानचित्र में पोडुका ढूंढ लिए हैं। ये रहा दक्षिण भारत में पोडुका। ये जो सर्कल घूम रहा है इसके अंदर देखिए। आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। अध्याय 10 में शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। यहाँ पर हम बाईं तरफ एक सिक्का देख पा रहे हैं, तो ये हिंद यवन का सिक्का है और दाईं तरफ जो हमें सिक्का दिख रहा है ये कुषाण सिक्का है, कुषाणों के शासनकाल का सिक्का है। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व
व कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सबके साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए नगरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुईं। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थीं। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। यहाँ पर हम बाईं तरफ जो सिक्का देख पा रहे हैं ये शक सिक्का है, और जो दाईं तरफ सिक्का हम देख पा रहे हैं जिस पर हाथी बना हुआ है ये सातवाहन सिक्का है। हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो उत्तर है जिन देशों में अशोक के अभिलेख मिले हैं वो है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब भारत के निम्नलिखित राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। कौन कौन से? सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम और त्रिपुरा। ये भारत के जो राज्य थे जो मौर्य साम्राज्य से बाहर के थे। प्रश्न नंबर 2, राजा द्वारा खाना खाने से के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? तो उत्तर है राजा को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, इसलिए राजा के खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखता था। प्रश्न नंबर 3, पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? तो उत्तर है पाटलिपुत्र और मोहनजोदड़ो में अंतर। पाटलिपुत्र जो था, पाटलिपुत्र में घर लकड़ी या कच्ची ईंटों से बने होते थे। पाटलिपुत्र में घर 2 या 3 मंजिले वाले होते थे। पाटलिपुत्र नगर एक विशाल दीवार से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। और मोहनजोदड़ो में क्या था? मोहनजोदड़ो में घर पक्की ईंटों के बने होते थे। मोहनजोदड़ो में घर 1 या 2 मंजिल के होते थे। मोहनजोदड़ो नगर 2 हिस्से में बटा हुआ था और दोनों के हिस्से अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे। प्रश्न नंबर 4, कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? तो उत्तर है कलिंग की लड़ाई में करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए जिनके सगे संबंधी उनकी मौत पर विलाप कर रहे थे। इससे अशोक का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा कि एक देश को जीतने के लिए इतने लोगों का वध करना पड़ता है और जनता अपने मित्रों, सगे संबंधियों को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। अशोक ने पश्चाताप के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया। यहाँ पे है अन्यत्र, जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, तो हम अन्यत्र के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? तो उत्तर है कलिंग के युद्ध के बाद पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का व्यवहार मित्रतापूर्ण था और सभी के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए थे, जबकि चीनी सम्राटों का पड़ोसी देशों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार था और वे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करते रहते थे।
इसलिए उनकी सीमाएं बदलती रहती थीं। चीन के सम्राटों का चीन की दीवार बनाने का क्या उद्देश्य था? तो उत्तर है, चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य चीन की उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। प्रश्न नंबर 3, चीन की दीवार की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है, यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर व ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने में हजारों लोगों ने 2000 वर्षों तक काम किया था। हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए हैं। कल्पना करो, तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेशवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। इसे छात्र स्वयं कर सकते हैं। आप खुद सोचिए क्या क्या कर सकते हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास लेंगे पाठ्य पुस्तक से। देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। तो उत्तर है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे लोग कौन से थे? सरकारी अधिकारी, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, संदेशवाहक, जासूस, फल फूल संग्राहक और शिकारी। अब हम यहाँ पे रिक्त स्थान भरेंगे। रिक्त स्थान को भरो। का, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी वसूलते थे, तो वहाँ पर अधिकारी कर वसूलते थे। खा, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में किसके रूप में भेजा जाता था? गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, मतलब राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। गा, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। घ, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को दिया करते थे, नजराना दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही हैं या गलत। क, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था, तो ये गलत है। ख, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, ये सही है। ग, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, ये गलत है। चंद्रगुप्त के विचार नहीं है अर्थशास्त्र में, उसमें राजनीति के बारे में लिखा गया है, वो राजनीति पर आधारित शास्त्र है। घ, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, ये गलत है। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, ये सही है। प्रश्न नंबर 4, उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। तो उत्तर है, धम्म द्वारा दूर की जाने वाली समस्याएं। पहला, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव, ये एक समस्या थी, इसे दूर करना चाहता था। जानवरों की बलि, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार और पड़ोसियों और परिवार के बीच के झगड़े, इन सबको दूर करना चाहता था धम्म के माध्यम से। प्रश्न नंबर 5, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया? तो उत्तर है, अशोक के धम्म प्रचार के साधन थे। पहला, धम्म महामात्य की नियुक्ति की। दूसरा, विदेशों में धम्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को भेजा। तीसरा है, अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों में शिलाओं पर खुदवाया। और चौथा, कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे जो खुद नहीं पढ़ पाते थे। प्रश्न नंबर 6, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। तो उत्तर है, दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वे प्रायः युद्धबंदी या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे। इनका स्थान वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होता था। इनकी समस्याओं के निराकरण हेतु कोई भी सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन नहीं होता था। सम्राट अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में अवश्य सुधार आया होगा।
क्योंकि धम्म के द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। आओ करके देखें प्रश्न नंबर 7। रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए गए हैं, एक पैराग्राफ लिखो। कम से कम एक और चीज़ का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हैं। तो उत्तर है, हमारे रुपयों पर बने शेरों का चित्र का ऐतिहासिक महत्व है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। यह चित्र हम रुपयों, सिक्कों के अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी दस्तावेजों, अंतर्देशीय पत्रों तथा स्टैम्प पेपर पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन सी 4 राजज्ञाएं देते? तो उत्तर है, निम्नलिखित 4 राजज्ञाएं देते। पहला, किसी विशेष वर्ण के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। तीसरा, सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा। और चौथा, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का अधिकार प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक के आंतरिक और उसके बाद के आने वाले प्रश्न उत्तरों को हमने देख लिया है। अब हम चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे। जैसे मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की इस साम्राज्य में तथा वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। गांव में किसान, पशुपालक थे। मध्य भारत के ज़्यादातर इलाके जंगलों में संग्रहण और शिकार करके जीविका चलाते थे। मेगास्थनीज एक राजदूत बनकर आया था जो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। प्रशासन, साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र, इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका अर्थ हुआ गांव व शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए। वहीं तक्षशिला उज्जैन छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर इन स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था तथा कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था तथा इन स्थानों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। अन्य इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था तथा वहां से उन्हें संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम से कंबल और दक्षिण भारत से सोना कीमती पत्थर मिलते थे। अशोक सम्राट, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। तो मुझे अपना बेशकीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।